हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th की चैप्टर 3 विद्युत धारा के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल को आपको मालूम है कि हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर 12 वोल्ट। इसका सॉल्यूशन, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर 0.4 ओम हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, देखिए यदि किसी हम बैटरी से धारा लें तो उस धारा का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू, आपको मालूम है E/R प्लस स्मॉल आर। चूँकि हमें अधिकतम धारा चाहिए, अधिकतम धारा के लिए कैपिटल R का मान 0 होना चाहिए, तो अधिकतम धारा के लिए कैपिटल R बराबर 0, R का मान 0 होगा तो धारा मैक्सिमम होगी I मैक्सिमम बराबर E/R। E की वैल्यू 12, स्मॉल r है 0.4, पॉइंट से 0, यह आ गया 30 एम्पियर। ठीक है, तो ये 12/0.4 30 एम्पियर, तो बहने वाले अधिकतम धारा का मान होगा 30 एम्पियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। अब देखिए सर, जो दे रखा है सबसे पहले आप लिखते चलें। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से, ई बराबर 10 वोल्ट, बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर बराबर 3 ओम, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध हमें कैपिटल R निकालना है। अभी हमने कहा था कि I बराबर E/R प्लस R, तो I की वैल्यू 0.5, E 10, R प्लस स्मॉल r का मान 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R प्लस 3 इक्वल टू 10/0.5, पॉइंट से 0 बढ़ा देंगे तो यह आ जाएगा 20, R बराबर 17 ओम। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है? 17 ओम। अब कह रहे यदि परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? देखिए सेल की टर्मिनल वोल्टता यानी कि बाहरी विभवांतर V, और जब बाहरी विभवांतर चाहिए लिख देंगे आप सेल की टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू I इंटू R। जब हमें बाहरी विभवांतर चाहिए तो बाहरी प्रतिरोध लाएंगे। I का मान है हमारा 0.5 और बाहरी प्रतिरोध है 17, 17×5 = 85, ये आ गया 8.5 वोल्ट। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी 8.5 वोल्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ए और बी। तो पहले ए पार्ट को देखते हैं। इसमें कह रही है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं, तो प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? आपको मालूम होगा श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6 ओम। तब श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हो गया 6 ओम। आगे बी पार्ट में ये कह रहे हैं कि यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अब देखिए 3 प्रतिरोध हैं, एक ओम, 2 ओम, 3 ओम। तब इसका संयोजन हम किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दें तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्ट का पात क्या होगा, यानी कि विभवांतर कितना होगा? इसके सिरों का विभवांतर V1, इसका वोल्टता पात V2 और इसका है V3। अब देखिए आप, चूंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में आपको मालूम है धारा समान होती है, तो यहाँ से सबसे पहले धारा निकालें। सही है, तो परिपथ में कुल धारा
परिपथ में कुल धारा I बराबर E अपॉन आर, कुल विभवांतर है 12 वोल्ट बटे R है 2 एम्पियर। तो इस परिपथ में बहने वाली धारा हो गई 2 एम्पियर। तब इस 1 ओम के सिरों का विभवांतर आप लिखेंगे, 1 ओम के सिरों का विभवांतर V1 बराबर I इंटू R1, 2 इंटू 1 2 वोल्ट। 2 ओम के सिरों का विभवांतर V2 IR2, I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू है 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट। और 3 ओम के सिरों का विभवांतर V3 बराबर I इंटू R3, 2 R3 कितना है 3, 3 दूनी 6 वोल्ट। तो ये हो गया इन तीनों सेलों के सिरों का विभवांतर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है? देखिए पार्श्व क्रम का अर्थ है ये समांतर क्रम पैरेलल में है। 3 प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, ये पार्श्व क्रम में इस प्रकार से संयोजित हैं। अब इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध निकालने के लिए 1/r इक्वल टू 1/2 1/4 1/5। इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम है इनका 20, तो 2 से 10, 4 से 5 और 5 से 4, 10 और 5 15 4 19, 19 बटे 20, तो R बराबर 20 बटे 19 ओम। तो इन तीनों का कुल प्रतिरोध हो गया 20 बटे 19 ओम। ठीक है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध निकल गया। बी कह रहे हैं, बी पार्ट में, कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल्कि बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध न करने हैं, एक इन तीनों प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी, इसका विद्युत वाहक बल कितना है 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जिसका आंतरिक प्रतिरोध न करने से संबंध कर दिया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में बहने वाली धारा कितनी होगी? इसमें धारा मान लिया I1, इसमें धारा I2, इसमें धारा I3। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में बहने वाली धारा कितनी होगी और बैटरी से ली गई कुल धारा कितनी होगी? चूंकि आपको तो दिया हुआ है ये तीनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयुक्त हैं और ये तीनों प्रतिरोध 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। आपको मालूम है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, अतः हर प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट ही होगा। तो इसका भी विभवांतर 20 वोल्ट, इसका भी विभवांतर 20 वोल्ट और इसका भी विभवांतर 20 वोल्ट। तो इस 2 ओम में धारा कितनी हो गई? I1 बराबर V अपॉन R1 या E अपॉन R1 कर लें आप। E कितना है 20 और R1 10 एम्पियर। I2 E बटे R2 तो 20 बटे 4 5 एम्पियर। और I3 बराबर E अपॉन R3, तो E की वैल्यू 20 और R3 है 5 4 एम्पियर। तो यह अलग अलग प्रतिरोधों में बहने वाली धारा आ गई। हमसे पूछा है कुल धारा I, कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल धारा निकालने के लिए यहाँ से जो कुल धारा आ रही है ये कुल धारा ही इन 3 भागों में बट रही है, अतः कुल धारा इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगी। तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू 10 प्लस 5 प्लस 4, टोटल धारा आ गई 19 एम्पियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है हमारा कि कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या हुआ? देखिए
जैसे जैसे किसी चालक का ताप बढ़ता है उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो यहाँ पर 27 पर तो प्रतिरोध है 100 ओम, और अब प्रतिरोध हो गया 117 ओम, प्रतिरोध बढ़ गया है, इसका अर्थ है कि उसका ताप बढ़ गया होगा। तो अब ताप क्या हो गया ये निकालना है आपको। तो ये इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि यदि T1 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध है R1, T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है R2, तब उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला एल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले हम देखिए हमारा ताप कितना है 27 है, तो T1 तो हमने ले लिया 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 का प्रतिरोध कितना है 100 ओम, तो R1 हो गया हमारा 100 ओम। अब कह रहे हैं यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो और प्रतिरोध R2 हो गया 117 ओम, तो उसका ताप क्या होगा T2 निकालना है आपको, और एल्फा की वैल्यू प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक एल्फा दे रखा है। तो हम इस फॉर्मूले लगाते हैं। देखिए एल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 1.70 इंटू 10⁻⁻4, R2 117 माइनस R1 की वैल्यू 100 अपॉन R1 की वैल्यू है 100, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस 27, हमें T2 की वैल्यू निकालनी, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो T2 माइनस 27 इजकल टू 117 में से 100 गया 17 बटे ये नीचे आ गया 1.7 इंटू 10⁻⁻4, -4 को ऊपर ले जाएंगे। देखिए पहले तो पॉइंट घटाया हमने, 0 लगा दिया, 17 धाई 170, -4 ऊपर गया +4 हो गया, +4 और 10 ये है, तो कितना गया 10 और 1 2 3 4, 27 को उधर कर लें तो T2 बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर ये 100 रह गया हमसे, तो हम 100 को यहाँ लगा लेते हैं, और 100 में जब हम 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻2 और -2 ऊपर गया +2 और +2 और 1 10 की घात 1, ये रहा 10 का 3 होगा, तो 10 का 3 1 2 3 तो 1000। अब इस -27 को इधर ले गए तो +27, तो 1000 + 27, ये आंसर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 मीटर लंबे, तो स्टार की लंबाई L 15 मीटर एवं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, तो इसका एरिया है 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई, और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया, प्रतिरोध R 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात की क्या होगी। तो ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, तो रो बराबर RA अपॉन L, तो ये प्रतिरोधकता है रो RA अपॉन L, तो R की वैल्यू 5, A 6 गुणा 10 की घात -7 अपॉन L 15 मीटर, 5 3 15 और 3 दूनी 6, यह आ गया 2 गुणा 10 की घात -7 ओम मीटर। तो ये होगी इस तार की प्रतिरोधकता। देखिए इसका सॉल्यूशन, अभी जैसे हमने कहा था आपसे कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध 2.1 ओम है, तो पहले हमारा टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है 2.1 ओम, प्रतिरोध R1 2.1 ओम, और 100 पर प्रतिरोध जब टेम्परेचर हो गया T2 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 पर प्रतिरोध है 2.7 ओम, R2 2.7 ओम है,
सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता ताप गुणांक एल्फा, एल्फा बराबर अभी बताया था हमने R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। तो R2 की वैल्यू 2.7 माइनस 2.1 अपॉन R1 2.1, T2 100 माइनस 27.5। इसको आप सॉल्व करेंगे 2.7 से 2.1 गया 0.6 अपॉन 2.1 इंटू 100 में से इसको माइनस करें तो 0.5 272। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। इस तरह जब आप काटेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अर्थात 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि नाइक्रोम के एक तार का अवयव है वो 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है, यानी जुड़ा हुआ है, और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेगा। तो प्रारंभ में जो धारा है वो है 3.2 एम्पीयर, और जब कुछ देर धारा प्रवाहित होती है तो कुछ सेकंड में वो धारा 2.8 एम्पीयर पर स्थायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही उस तार से धारा प्रवाहित होगी तो उस तार का कुछ ताप बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो धारा 3.2 से हो गई 2.8 एम्पीयर। कमरे का ताप कह रहे हैं 27 है, यानी प्रारंभ में जो धारा थी, जब 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी तो प्रारंभ में टेम्परेचर था 27। तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, अर्थात जब 2.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी उस स्थिति में इसका स्थायी ताप क्या होगा, और आपको एल्फा का मान दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसका कि जब 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा प्रवाहित हो रही थी तब उस तार का प्रतिरोध कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर कमरे का ताप 27 है, तो इसको हम लिखते हैं प्रारंभिक ताप T1, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर तापन अवयव का प्रतिरोध, तापन अवयव का प्रतिरोध R1, R बराबर V अपॉन I, तो I1 कर लेते हैं। वोल्टेज है 230 और I1 है 3.2, यह आ गया प्रारंभिक प्रतिरोध। इसके बाद जब धारा 2.8 एम्पीयर पर स्थायी हो जाती है तब उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो हम मान लेते हैं, माना ताप T2 पर, यानी स्थायी ताप T2 पर तापन अवयव का प्रतिरोध R2 बराबर V अपॉन I2, R2 बराबर V अपॉन I2। वोल्टेज कितने हैं 230 और I2 2.8 ओम। ये R1 आ गया, R2 आ गया, हमें एल्फा का मान दिया हुआ है। हम जानते हैं कि एल्फा बराबर R2 माइनस R1 T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 को यदि हम इधर कर लें तो T2 माइनस T1 इजगल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा। यहाँ से T2 माइनस T1 बराबर R2 की वैल्यू 230/2.8 माइनस R1 की वैल्यू 230/3.2 अपॉन R1 की वैल्यू 230/3.2 इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 840.3 डिग्री सेल्सियस। हमें तो T2 निकालना है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू है 27,
तो 27 बराबर 840.3। 27 को दल कर लें तो T2 की वैल्यू यानी उसका तापन अवयव का स्थायी ताप T2 आता है, 27 को इधर जोड़ देंगे 867.3 डिग्री सेल्सियस। तो यह हुआ उस तापन अवयव का स्थायी ताप। देखिए इस नवे क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें इसकी डायग्राम की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। इसमें यदि आप सोचेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु सा लग रहा है, लेकिन इन दोनों का देखिए अनुपात 10/5, 2:1, इनका 5/10, 1:2। चूँकि इन दोनों का अनुपात के बराबर नहीं है, अतः ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्योंकि यदि ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो इन दोनों का अनुपात के बराबर होता, और उस स्थिति में ये बीच वाले प्रतिरोध ये बेकार हो जाता। लेकिन इस स्थिति में चूँकि अनुपात बराबर नहीं है तो बीच वाला प्रतिरोध बेकार नहीं होगा। अब इसमें मान लिया यहाँ से अब हमें इसमें हर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है कि AB में कितनी, BC में, CD में, DA में, BD में और इस 10 ओम में। हमने ये मान लिया इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें I2, इसमें I1 इधर से I2, और ये धारा जो है यहाँ से आ रही है, तो इस तार से धारा आ रही है I1 प्लस I2। तो इस बैटरी से आ रही है धारा I1 प्लस I2, मान लिया I, और ये धारा यहाँ पर आकर दो भागों में बट गई। जब ये धारा I1 यहाँ पर आ गई तो इसमें से I3 धारा हमने इधर मान ली। इस I1 में से I3 धारा इधर गई तो इस BC में धारा प्रवाहित होगी I1 माइनस I3। तो इस BC में धारा प्रवाहित होगी I1 माइनस I3, और यहाँ से I2 आ रही है, यहाँ से I3 आएगी, और इस वाले में 10 ओम में जाएगी DC में I2 प्लस I3। सही है। तो इस DC में धारा जाएगी I2 प्लस I3। तो हमें इसमें 3 अज्ञात राशि हैं हमारे पास, I1, I2 और I3। यदि हमें I1, I2, I3 की मान ज्ञात हो जाएंगे तो हम हर शाखा में, जैसे हमें DC में धारा निकालनी होगी तो I2 प्लस I3 कर लेंगे, BC में धारा चाहिए तो I1 माइनस I3 कर लेंगे। तो ये 3 अज्ञात राशि हैं I1, I2, I3, तो इनके बस मान ज्ञात करने हैं। 3 अज्ञात राशि आपको पता है कि यदि 3 अज्ञात राशि हैं तो हमें 3 समीकरण बनाने होंगे। तो हम यहाँ पर अब 3 समीकरण बनाएंगे, उससे हम I1, I2 और I3 के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बंद परिपथ, इसमें हम किरचॉफ का दूसरा नियम लाएंगे। बंद परिपथ ABDA में, बंद परिपथ ABDA में, बंद परिपथ ABDA में। तो इधर से लिया हमने बताया था आपको, एक अपने तरफ से दिशा लेनी होती है। इस प्रतिरोध 10 ओम में धारा बह रही है I1, तो 10 I1, इसमें धारा बह रही है 5 I3, और फिर इसमें इस 5 ओम में धारा बह रही है I2, लेकिन धारा बह रही है इधर, हमने लिया इधर, तो इन दोनों का गुणनफल नेगेटिव आएगा, माइनस का 5I2 बराबर 0। पूरे में 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 2I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे बंद परिपथ BCDB में, बंद परिपथ BCDB में, बंद परिपथ BCDB में। जब इसमें लेंगे तो इसमें भी हमें एक दिशा लेनी होगी, तो हमने इधर दिशा ले ली, इधर। जब इधर दिशा लेंगे तो क्या लेंगे हम, 5 इंटू I1 माइनस I3, क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिरोध और धारा का, तो ये धारा मेरी इधर, हमने भी इधर लिया है,
एक ये प्रतिरोध है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल नेगेटिव आएगा क्योंकि धारा बह रही है इधर, हमने लिया इधर, तो माइनस का 10 I2 प्लस I3। इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई भी नेगेटिव आएगा, माइनस 5I3 इजिकल टू 0 बराबर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बंद परिपथ में कोई भी सेल नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें यदि आप, तो क्या आएगा, पहले तो हम 5 का पूरे में भाग दे दें, तो I1 माइनस I3 माइनस 2I2 प्लस I3 माइनस I3 बराबर 0। सही है, तो I1 माइनस I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I3 बराबर 0। तो I1 I2 ये रहा 2I2, बस यहीं पर है, माइनस का 2I2 और 2I3 और 2I3 माइनस के 4I3 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम लेंगे इस बंद परिपथ ADCEA में, बंद परिपथ ADCE इधर से E और फिर A में, तो दिशा इसमें हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे अपनी तरफ से। तो यहाँ ले लिया हमने 5I2 प्लस 10 इंटू I2 प्लस I3 प्लस I3, फिर प्रतिरोध है 10 और इसमें धारा बह रही थी, यहाँ से धारा आ रही है I1 प्लस I2, तो इसमें 10 का में मल्टीप्लाई होगा I1 प्लस I2 बराबर, देखिए ये सेल का विद्युत भागबल क्वेश्चन में दे रखा है 10 वोल्ट, तो बराबर 10, क्योंकि ये सेल भी इधर ही धारा देगा और हमारी दिशा भी इधर ही है, तो ये 10 भी प्लस का होगा। इस पूरे में हम 5 से डिवाइड कर दें, जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा I2 प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस 5 से डिवाइड कर दिया तो 2I1 प्लस I2 बराबर 2। I1 सबको एक पास कर लें, तो 2I1 और कहीं I1 नहीं है, तो 2I1 2I2 4I2 और एक I2 5I2 प्लस 2I3 बराबर 2, समीकरण नंबर 3। अब ये देखिए 3 समीकरण आ गए हमारे पास, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों को हम सॉल्व अभी करेंगे और सॉल्व करके हम I1 I2 I3 की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम साफ करेंगे, आप इसको उतार लें और इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पर केवल अब सॉल्व करने के लिए इन 3 समीकरण को लिखूंगा, तो आपको ये पता चलेगा ये समीकरण आए कहाँ से हैं। तो अब देखिए इन समीकरण को, देखिए समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 2I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने दूसरा समीकरण लिख लिया I1 माइनस 2I2 4I3 बराबर 0, और तीसरा समीकरण आया हमारा 2I1 प्लस 5I2 प्लस 2I3 बराबर 2। अब ये 3 समीकरण आ गए। 3 समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ पर है I3, यहाँ है माइनस का 4I3, तो समीकरण 1 में 4 का मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे तो ये तो I3 कैंसिल हो जाएगा, और जब I3 कैंसिल हो जाएगा तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8I1 और 1 I1 9I1। अब इसको लें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा है तो माइनस का 4I2 और माइनस का 2I2,
माइनस का 6i2 बराबर 0। अब 3 का भाग कर दें तो 3i1 माइनस 2i2 बराबर 0। समीकरण नंबर 4 डाल दिया हमने। अब हम इसमें काम करते हैं। अब इन दो समीकरणों से फिर हम i3 को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4i3, यहाँ प्लस का 2i3। तो यदि हम समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ दें तो समीकरण 3 में किया हमने 2 का गुणा, समीकरण 2 को जोड़ दिया तो i3 कैंसिल हो गया। जब हमने इसमें 2 का गुणा किया है तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5i1 और इसमें किया है हमने 2 का गुणा तो 5 दूनी 10 और जब इसको जोड़ेंगे तो 10 में से 2 गए 8 तो प्लस के 8i2 बराबर। और समीकरण 3 में हमने किया था 2 का गुणा तो 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब जब गौर करें, अब समीकरण 4 और 5 से अब 2 अज्ञात राशि रह गई i1 i2। तो समीकरण 4 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8i2 और फिर समीकरण 5 को जोड़ दें। जब इसमें हमने इसमें 4 का गुणा किया है तो 4 3 12 और 12 5 17i1 बराबर 4 3 12 12 5 17i1 बराबर इसमें बराबर 4। तो i1 बराबर 4/17 एम्पियर। ये आ गया i1 का मान। जब i1 का मान आ गया है तो i2 का मान निकालेंगे। i2 का मान इस किसी समीकरण में लगा दें तो जब हम इसमें लिख देंगे i1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, इस i1 का मान हम समीकरण 4 में लगा दें तो कितना आएगा 4 3 मतलब 3 इंटू 4/17 माइनस 2i2 इक्वल टू 0। तो 2i2 इधर गया तो 2i2 इक्वल टू हो जाएगा 4 3 12/17 और 2 से 6 बार कट जाएगा तो i2 बराबर 6/17 एम्पियर। तो ये i2 का मान आ गया। अब हमें i3 का मान चाहिए तो इस i3 का मान इसमें हम रखते हैं। देखिए हम रख देंगे कि i1 का मान ये रहा और i2 का मान इतना। तो i1 तथा i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखें तो 2i1 तो 2 इंटू i1 की वैल्यू है 4/17 प्लस i3 माइनस i2 की वैल्यू है 6/17 बराबर 0। तो 4 दूनी 8/17 प्लस i3 माइनस 6/17 बराबर 0। अब 8/17 में से 6/17 गया, ये आ गया 2/17 और 2/17 इधर गया तो ये हो गया माइनस का 2/17 एम्पियर। माइनस का अर्थ है कि हमने धारा ली है इस दिशा में और बह रही है ये धारा इस दिशा में, तो ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है। अब i1 i2 i3 के मान आ गए, हमें निकालना प्रत्येक शाखा में मान। अब देखिए ये यहाँ से हमारे पास तीनों मान हैं i1 i2 i3 के। तो शाखा AB में धारा बराबर i1 और i1 का मान है 4/17 एम्पियर। शाखा AD में धारा i2 बराबर i2 की वैल्यू है हमारी 6/17 एम्पियर। शाखा BC में धारा शाखा BC में धारा है i1 माइनस i3 i1 की वैल्यू है 4/17 और i3 की वैल्यू है माइनस 2/17 और जब यहाँ रखूँगा तो ये आएगा प्लस का 2/17 6/17 एम्पियर।
BC में आ गया। अब इसी तरह DC में धारा, शाखा DC में धारा और शाखा DC में धारा हो गई I2 + I3। I2 की वैल्यू 6/17, I3 की वैल्यू 2/17, ये आ गया 4/17 एम्पियर। इसी प्रकार शाखा BD में धारा, तो BD में धारा होगी I3, ये होगी हमारी -2/17 एम्पियर। अर्थात इसे बोलेंगे धारा D से B की ओर धारा बह रही है। इसके बाद इस 10 ओम में धारा, इसमें लिखेंगे हम सेल के निकट 10 ओम में धारा, इसमें धारा बह रही है I1 + I2, यहाँ से धारा आ रही है I1 + I2। तो I1 की वैल्यू 4/17 प्लस I2 की वैल्यू 6/17 और 6 और 4 10/17 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये हर एक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा के मान इस तरह निकाले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है अब कि किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S = 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मीटर सेतु में आपको मालूम होगा, मीटर सेतु में यहाँ पर हम R, यहाँ पर S, ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, सॉरी ये हम R और यहाँ पर S लगाते हैं। फिर यहाँ पर मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार, यहाँ से धार बैटरी कुंजी, और फिर यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर लगा के जो कि शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। तब चूंकि ये मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, तो यदि यहाँ पर ये L होगा, 1 मीटर लंबा तार होता है तो ये 100 सेंटीमीटर, ये L, तो ये कितना चाहिए 100 माइनस L। तो आपको मालूम है R/S बराबर क्या होता है कि R/S बराबर L/100 माइनस L। हमें S मालूम है, R निकालना है, तो R बराबर L की वैल्यू कितनी है 39.5 इंटू S की वैल्यू है 12.5 और बटे 100 माइनस L, 100 माइनस L की वैल्यू है 39.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व 39.5 और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 8.2 ओम। तो R का मान आ गया। अगले में कह रहे हैं ये इसी के आगे कि व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों लगाई जाती हैं। आपको मालूम है यहाँ पर हम जैसे एक कॉपर की पत्ती ये होती है, यहाँ पर ये भी कॉपर की पत्ती होती है, कॉपर की पत्तियां जुड़ी होती हैं इसमें। तो कॉपर की पत्तियां इसलिए प्रयोग की जाती हैं क्योंकि कॉपर की पत्ती का प्रतिरोध नगण्य होता है और इस संयोजन में इन पत्तियों के प्रतिरोध को हम एकदम नगण्य मान लेते हैं। तो यदि कॉपर की पत्ती नहीं होंगी तो इसका प्रतिरोध भी फिर उसमें काउंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके प्रतिरोध को नगण्य करने के लिए हम कॉपर की पत्तियां प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रही है बी पॉइंट कि यदि R और S को अंतर बदल कर दिया जाए, R इधर आ जाए, S इधर आ जाए, तो उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु क्या होगा, तब कितनी सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। देखिए यदि R और S को अंतर बदल कर दिया जाएगा तो ये लंबाइयां भी अंतर बदल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस L और इधर हो जाएगा L। तो हम लिखेंगे कि यदि R और S को परस्पर अंतर बदल कर दिया जाए तो नया संतुलन बिंदु हमें 100 माइनस L पर प्राप्त होगा। 100 माइनस L, 100 माइनस 39.5, ये हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। यानी सिरे A से
60.5 सेंटीमीटर की दूरी पर नया संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। सी कह रहे हैं यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को परस्पर बदल दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जगह सेल और इस सेल की जगह इस गैल्वेनोमीटर को बदल दिया जाए, तब क्या गैल्वेनोमीटर वही धारा दर्शाएगा? देखिए गैल्वेनोमीटर को यदि हम, चूंकि जब गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप स्थिति को प्रदर्शित करेगा, लेकिन यदि गैल्वेनोमीटर को यहाँ जोड़ दें और सेल को यहाँ जोड़ दें तब इस मीटर सेतु की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी और इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से जोड़ने पर गैल्वेनोमीटर में एक नियत धारा बहेगी। अतः गैल्वेनोमीटर एक नियत धारा को प्रदर्शित करेगा। देखिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि 8 वोल्ट विद्युत बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम, श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है, अर्थात चार्ज होते समय बैटरी के सिरों का विभवांतर क्या है। देखिए पहले हमने बताया है कि यदि हम किसी बैटरी को चार्ज करें तो चार्ज करते समय बैटरी के सिरों का विभवांतर V बराबर होता है E प्लस IR। E हमें मालूम है, E कितना है 8 वोल्ट, स्मॉल r 0.5, बस I नहीं मालूम। I कैसे निकालें? यदि I निकल जाएगा तो हमारा ये विभवांतर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस परिपथ, देखिए ये 8 वोल्ट विद्युत भाग बल की बैटरी है, इसको हम इस तरह कह सकते हैं ये बैटरी, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बैटरी हुई, इसको हम 120 वोल्ट के स्रोत से चार्ज कर रहे हैं और इसके श्रेणी क्रम में हमने 15.5 ओम का, यहाँ पर 15.5 ओम का प्रतिरोधक डाल दिया है। ये 8 वोल्ट की बैटरी, प्रतिरोधक है 0.5 ओम। तो सबसे पहले इस परिपथ में प्रवाहित धारा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर E अपॉन, आपको मालूम है R प्लस R, लेकिन यहाँ पर हम 120 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई इसको चार्ज कर रहे हैं। ये 8 वोल्ट का ये सेल है, तो नेट जो विद्युत भाग बल होगा 120 माइनस 8, कैपिटल R 15.5 प्लस स्मॉल r है 0.5, 120 में से 8 है 112 और ये हो गया 16 और 16 से 7 बार, अर्थात इस परिपथ से 7 एम्पीयर की धारा बहेगी। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, इसीलिए बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V बराबर, अभी हमने बताया E प्लस IR, तो E कितना है 8 प्लस I 7 इंटू स्मॉल r 0.5, तो 8 प्लस 7 35, 3.5 11.5 वोल्ट, यह आ गया बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। अब ये पूछ रहे हैं कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। देखिए उद्देश्य ये है कि आपने 120 वोल्ट के डीसी स्रोत से आप इसको चार्ज कर रहे हैं, जबकि ये जिस सेल को हम चार्ज कर रहे हैं वह केवल 8 वोल्ट का है। यदि हम डायरेक्ट इसको बिना इसको जोड़े कर दें तो इससे बहुत अधिक मात्रा में धारा बहेगी, जबकि इस सेल से अधिकतम 7 एम्पीयर की धारा बहनी चाहिए। यदि हमने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया तो इसमें धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा, जिसके कारण ये बैटरी बेकार हो जाएगी। तो इस प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने का उद्देश्य ये है कि यह प्रतिरोधक इस परिपथ में बहने वाली धारा को सीमित करता है। तो इस धारा को सीमित करने के लिए इस प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए 12वां क्वेश्चन है, किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में जब हम 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के
सेल को यूज़ करते हैं तो संतुलन बिंदु हमें 35 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 1.25 वोल्ट, तब उसका संतुलन बिंदु हमें मिलता है 35 सेंटीमीटर पर, लंबाई है 35 सेंटीमीटर। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। तो संतुलन बिंदु लंबाई कितनी हो जाती है 63 सेंटीमीटर। यदि इस सेल को किसी हम अन्य सेल से प्रतिस्थापित कर दें तो संतुलन बिंदु कहाँ पर 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो गया। तो लंबाई आ गई हमारी 63 और दूसरे सेल का विद्युत बल हमने मान लिया E2। तो ये कह रहे हैं दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। हमने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर में जब हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं तो फॉर्मूला है E1/E2 बराबर L1/L2। तो E1 है 1.25 बटे E2 35/63, 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। E2 इजकल टू 1.25 इंटू 9/5, 5 से 2.5 और ये आ गया 25/225, 22.5 वोल्ट। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है 22.5 वोल्ट। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि जब ये हमने 1.25 को 5 से काटा है तो ये यहाँ पर आएगा 0.25 वोल्ट, सॉरी 0.25, और 0.25 को जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2.25 वोल्ट। तो आंसर सही आंसर है 2.25 वोल्ट। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब है। ये देखिएगा संख्या घनत्व का अर्थ है कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। तो n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो n इजकल टू 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब। 3 मीटर लंबे तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का समय यदि आप सोचें कि समय निकालना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा तो समय कितना लेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमने L मान ली और चाल VD। तो लंबाई तो है मालूम है 3 मीटर, बस VD नहीं मालूम, चाल नहीं मालूम है। तो देखिएगा कितना समय लेता है। तार के अनुप्रस्थ काट एरिया दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसमें धारा बह रही है 3 एम्पियर की। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालते हैं। धारा I बराबर NEAVD आपने पढ़ा है। VD का यदि मान निकालना हो तो VD बराबर I/NEA। I की वैल्यू कितनी है 3, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों का संख्या 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू E इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा ये 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये आ गया इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब इस इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को हम वहां रखेंगे तो हम समय निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को हम लिखेंगे 3 मीटर लंबे तार को पार करने में लगा समय, तो लंबाई है हमारी 3 मीटर और अनुगमन वेग का मान ये रख देंगे हम 1.1 इंटू 10⁻⁴। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारा 2.72 इंटू 10⁻⁴ सेकंड। यदि सेकंड को यदि हम घंटे में बदलें तो ये समय आता है हमारा, समय निकल के आएगा 7 घंटे 33 मिनट। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस 3 मीटर लंबे तार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में लगा समय 7 घंटे 33 मिनट होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये चैप्टर 3 के आपकी बुक के एनसीईआरटी की 3rd चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हो गए। तो इनको आप
अच्छी तरह से कर लें।